हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जो लास्ट हमने किया था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कंस्ट्रेंट्स एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, उसके बेस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं। प्रॉब्लम्स वैसी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारा टॉपिक थोड़ा सा कवर अगर हम कर लें यहाँ पे, क्योंकि शायद इसकी हमने पूरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अभी नहीं की है। तो इसका जो फॉर्मूला है और बेसिक्स क्या है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के, तो देखो ये क्या होते हैं। ये हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ अ सिस्टम को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब किसी भी इंडिपेंडेंट जो हमारा सिस्टम है उसकी इंडिपेंडेंट जो मोशंस हैं, जितनी कम से कम मोशंस उस सिस्टम की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जितने कम से कम हमें इंडिपेंडेंट हम कहें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, या हमें जितने भी पैरामीटर्स इंडिपेंडेंटली चाहिए, वो मिनिमम से मिनिमम पैरामीटर्स जिसकी हेल्प से हम किसी पार्टिकल की या सिस्टम की मोशन को बताते हैं, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता चलेगा कि वहां पे हमने जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स बोले थे, इसकी डेफिनेशन भी कुछ ऐसे ही थी। ठीक है, ये भी हमने बोला था मिनिमम नंबर ऑफ जो है इंडिपेंडेंट हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एनी सिस्टम। तो सिमिलरली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में भी हमने क्या बोलना है कि ये हमारे पास क्या है, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम एक तो हमने यहाँ पे कहना है मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ सिस्टम ठीक है, को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। अब देखो, सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं हमें, ठीक है, और हमारे पास सपोज k नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं टू, जो हमें कहें कि किसी भी मोशन के ऊपर जो हमने लिमिट्स लगा दी हैं, वो हमारे पास यहाँ पे k नंबर ऑफ लिमिट्स हैं, और वो हमने होलोनोमिक लिए हैं, जो हमने लास्ट जो है वीडियो में कवर किया है टॉपिक। तो अब देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या है, तो वो फॉर्मूला हमारे पास होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। यहाँ पे हम 3n माइनस k लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे 3 क्यों लगाया है, हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। सपोज हर एक पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए हमने 3 डायमेंशंस ली हैं। जैसे हम यहाँ पे सपोज अगर बना लें x, y, z, तो ये 3 डायमेंशंस है। एक पार्टिकल यहाँ पे है P पॉइंट पे, इसको डिस्क्राइब करने के लिए ये 3 पोजीशंस मुझे चाहिए। तो 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए एक पार्टिकल के लिए। ऐसे ही मेरे पास अगर एक पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे कितने डायमेंशंस की ज़रूरत है, 3 डायमेंशंस की, तो n पार्टिकल्स को करने के लिए कितनी हो जाएंगी, 3n, इसलिए मैंने यहाँ पे 3n लिखा है। तो ये तो हो गई हमारे पास 3n। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास n था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और 3n इसलिए लगा दिया, 3 डायमेंशंस हैं हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास, और उसमें से हमने जो लिमिट्स लगाई हैं उन्हें हमने क्या करना है, माइनस करना है, कि ये चीज़ें हमने उस पर लगा दी हैं कि लिमिट्स इस जैसे सपोज ये मेरे पास 3 डायमेंशंस है एक पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए। यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट लगा दें कि वो इसमें तो नहीं आ सकता, YZ में जाएगा, या कोई और ऐसा कोई कंस्ट्रेंट है, तो हम कहाँ यहाँ पे क्या कर देंगे, 3n, या जो हमारे पास एक पार्टिकल के लिए 3 था, कंस्ट्रेंट हो गया एक ये कि इस डायरेक्शन में नहीं आना, वो उसमें से माइनस कर देंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ जो हम बोल देंगे हमारे पास, उसकी कहेंगे इंडिपेंडेंट मोशन जो आ जाएगी, जिसको हमने क्या बोलना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, 3n माइनस k यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रेंट्स को हमने माइनस करना होता है। तो ये तो हो गया हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसके बाद हम इनसे रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कंस्ट्रेंट्स और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने
कुछ प्रॉब्लम्स करनी है जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है, वो चाहे आपका यूजीसी का हो पेपर, चाहे आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप गेट की तैयारी कर रहे हो, तो ये सभी वहाँ पे यूजफुल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है, कोई एक पार्टिकल दिया है हमें, उस पार्टिकल का मास है हमारे पास, एक पार्टिकल है उसका मास है m, is constrained to move under gravity in the inner surface of cone of half angle alpha। तो हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल है उसका मास m है, is constrained, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन क्या पूछा है। constrained to move, यहाँ पे पूरा कंप्लीट ही लिख लें हम, ठीक है, तो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। अ पार्टिकल of mass m is constrained to move under gravity in the inner surface of cone of half angle अल्फा एज शोन इन फिगर। तो फिगर हमें दी होगी तो वो हम फिगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो फिगर है हमारे पास ये, हमने ये 3 डायमेंशंस ली हैं, एक्स वाई जेड, यहाँ पे ओरिजिन है 0 0 0, और यहाँ पे एक कोन है, ठीक है। तो हाफ एंगल दिया है हमें अल्फा, कोई पार्टिकल है वो इसके इनर सरफेस में हमने कहा है मूव करता है अंडर दी ग्रेविटी, तो वो यहाँ पे कहीं है, सपोज एम पॉइंट पे, सॉरी यहाँ पे पी पॉइंट पे है, उसका मास है एम, ठीक। तो ये हमारे पास जो है फिगर गिवन है, और ये हमसे पूछा गया है कि अब आप इसकी इक्वेशन लिखिए, जो ये आपको सिचुएशन दी है इसकी आप इक्वेशन लिखें इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या इक्वेशन बन सकती है इस सिचुएशन की। तो देखो हमारे पास क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर हम कहें बात करें तो एक्स वाई जेड की ही बात करनी है हमें। तो हम यहाँ पे इसी सिचुएशन को लेके चलते हैं, और यहाँ पे एक हम और करते हैं। जैसे हमें पता है ये पार्टिकल अब यहाँ पे है, और ये मुझे पता है इस कोन का जो अगर हम रेडियस लेके चलें आर है, तो ये भी आर जाएगा, क्योंकि पार्टिकल मैंने इस सिचुएशन में यहाँ लिया है, तो ये भी क्या है मेरे पास आर है, जो कि हमें फिक्स्ड दिया हुआ है। एक तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया। अब देखो हमारे पास, देखो आर अभी मुझे वैसे अगर ना भी लिखे तो कोई बात नहीं, पर फिर भी हमें जो जो चीज़ें दिमाग में आती हैं वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि आगे वाले पार्ट में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात है तो वहाँ पे आर आएगा। फिलहाल चाहे हम ना भी लिखे तो चल जाएगा। तो वो मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें ना एंगल दिया है, जब एंगल दिया होता है तब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम निकालेंगे टेंजेंट अल्फा, ठीक है। तो टेंजेंट अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप देखो इस ट्रायंगल की बात अगर हम करें जो यहाँ पे है, ये वाली हो जाएगी, ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो हमारे पास टेंजेंट अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है आर है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। बेस क्या है हमारे पास, z है, z डायरेक्शन में हमने सपोज डिस्टेंस क्या कंसिडर किया है, ये मैंने z कंसिडर किया है। तो टेंजेंट अल्फा मेरे पास आ जाएगा r बाय जेड। तो यहाँ पे r से तो बात चलेगी नहीं, क्योंकि हमने कौन से कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। तो मुझे r को क्या लिखना होगा, यहाँ पे आपको पता है पोजीशन का अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो क्या होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मेरी इक्वेशन बनती है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम,
राइट। सेकेंडली हमसे पूछा गया है, अब यही सिचुएशन है और इसमें हमें बताना है कि ये अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसी होगी इक्वेशन। तो देखो अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स पहले तो लिख ले हमारे पास होते कैसे हैं। हमें पता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम क्या लिखते हैं, एक तो लिखते हैं x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, सब्स्टिट्यूशंस जो लेते हैं y हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू आर साइन थीटा और z हमारा z रहता है। ठीक है, ये हमारी सब्स्टिट्यूशंस है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई है यही हम यहाँ पे अगर लिख लें टेंजेंट अल्फा, यहाँ से क्योंकि देखो कार्टेशियन में निकाल लिया, अब बार बार क्यों निकालना है हमें ये चेंजेस पता है। अगर हमें कार्टेशियन से शिफ्ट करना है सिलेंड्रिकल तो ऐसे होता है, तो हम x की जगह पे लिख देंगे r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, y के जगह पे लिख देंगे r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और z हमारा एज सच है, तो ये मेरे पास टेंजेंट अल्फा क्या आ जाएगा, साइन आर स्क्वायर कॉमन है यहाँ से, ये आपको पता है, और अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी का आंसर 1 जाता है, तो मेरे पास आ जाएगा टेंजेंट अल्फा आर स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा, तो वो आर ही रहेगा, आर बाय जेड, जो मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा था। तो वो हमें देख के भी पता चलता है। देखो मैं थ्योरी जो है डिटेल में भी करवा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अदरवाइज अगर आप डायग्राम से देख के भी आंसर करते हो, क्योंकि इतना समय नहीं होता हमारे पास, तो आप डायग्राम को देख के भी आंसर कर सकते हो। ये हो गया हमारा केस सिलेंड्रिकल का। अब थर्ड केस है हमारे पास सफेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, हमारे पास कैसा आंसर जाने वाला है। तो अब देखो सफेरिकल में हमें क्या करना है, थोड़ी सी हमारी डायग्राम भी चेंज जाएगी। वो कैसे होगी, उससे पहले मैं अगर लास्ट वीडियो में हमने सफेरिकल कोऑर्डिनेट्स किए हैं, अगर आपने वहाँ पे डायग्राम देखी है, वो मैं यहाँ पे दोबारा बना रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी चला जाए। तो ये है मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिन है 0 0 0, ये हो गया x y z। ठीक है, अब आपको पता है, आपने अगर पीछे किया था, तो यहाँ पे अगर सपोज कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो इसकी पोजीशन तो आप पोजीशन वेक्टर r वेक्टर से लेते हो। ये था थीटा एंगल आपको पता है, और इसकी डाउनवर्ड अगर प्रोजेक्शन ले तो ये आपको पता है ऐसे जाता है, राइट। और यहाँ पे अगर इसका टोटल मैग्नीट्यूड लें तो वो हमारा r जाएगा, या उसे हम सीधा r लिख सकते हैं, और इसे हम क्या लिखते हैं, r साइन थीटा लिखते हैं प्रोजेक्शन को, और ये मेरे पास क्या है, फाई एंगल है। और इस पार्टिकल की पोजीशन हम इन 3 कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से बताते हैं, r थीटा एंड फाई, राइट। अब यही सिचुएशन को हमने इस डायग्राम में इम्प्लीमेंट करना है। तो देखो वो कैसे है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, m पार्टिकल है यहाँ पे, राइट। अब देखो मुझे ये चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है, यहाँ से ये पार्टिकल है, यहाँ पे ये पार्टिकल है। अब यहाँ से हम डाउनवर्ड एक प्रोजेक्शन ले चले ऐसे, ठीक है, इधर से यहाँ पे ये मीट करवा दें, राइट। तो ये मेरे पास क्या है, ये वाला, ये मेरे पास z है, यहाँ पे भी ये z था, ठीक है। और ये मेरे पास एंगल हो जाएगा फाई, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने फाई हम कंपेयर करके चल रहे हैं, और ये मेरे पास क्या चला जाएगा, r साइन, यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे अल्फा है, तो ये अल्फा लिख दिया मैंने। ये मैं इसके साथ कंपेयर करके यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चीज़ें। तो अब ये मेरे पास आपको पता है इतना, ये क्या जाने वाला है यहाँ पे, ये हमारे पास इस केस में देखो ये क्या है, r है, तो ये भी क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। अब हम इसे हटा दें यहाँ से, ठीक है, राइट। तो ये मेरे पास अब इस केस में क्या है, r है। तो अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब सफेरिकल कोऑर्डिनेट्स का जो है सॉल्व करेंगे।
देखो अब हमें पता है इस सिचुएशन में भी हमने क्या करना है, वही जो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की स्फेरिकल के साथ रिलेशन करते हैं वो क्या होती है, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, ये हमें याद रखने हैं, z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। अब ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या चला जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस वाई स्क्वायर ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, और z हमारे पास क्या चला जाएगा, आर कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से टेंजेंट अल्फा हमारे पास आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा भी कॉमन जाएगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, तो ये आइडेंटिटी 1 हो जाएगी, डिनोमिनेटर में है आर कॉस थीटा, तो ये क्या चला जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर आर कॉस थीटा, अंडर रूट हटाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट हटाने के बाद टेंजेंट अल्फा हमारे पास जाएगा आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा, आर से आर कट जाएगा हमारे पास यहाँ से, और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमारे पास क्या जाएगा, टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो ये हमारी सिचुएशन आ गई, तो यहाँ से हम कहेंगे अल्फा हमारे पास थीटा के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, इन केस ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, राइट। ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेकंड प्रॉब्लम हमारी। तो हमारे पास 2 पॉइंट मासेस गिवन है, 2 पॉइंट masses m1 and m2 are connected by a string of length L passing through a hole in a horizontal table the string and point masses m1 move without friction on the table। तो जो m1 है मैं पूरा नहीं लिखूंगी, तो जो m1 है वो कंस्ट्रेंट उस पे कोई नहीं है फ्रिक्शन का, वो फ्री है टू मूव ऑन टेबल, पे। ठीक है, और जो m2 है फ्री टू मूव इन वर्टिकल लाइन में मूव कर सकता है वो। वर्टिकल लाइन वो गिवन दी हुई है हमें z एक्सिस। ठीक है, तो ये मूव कर रहा है टेबल के ऊपर, तो जो m2 है वो वर्टिकल लाइन z एक्सिस। तो इस सिचुएशन जो हमें दी है, सबसे पहले हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर इन्होंने इसमें पूछा है कि इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स बताएं और डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएं, इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम कहेंगे, अगर हम डायग्राम बना लें तो हमें थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी प्रॉपर टेबल ही बनाओगे। ठीक है, आपको जस्ट एक थोड़ा सा बना लेना है कि कोई हमारे पास टेबल है, उसमें हम एक्सेस बना लें, 3 एक्सेस ले ली, x y z। फिर हमने कहा है 2 मासेस हैं हमारे पास, एक है m1 और एक है m2। वो एक स्ट्रिंग के साथ उन्होंने कनेक्ट किए हैं, और वो स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ l है, और एक होल है, सपोज यहीं पे होल है हमारे पास हॉरिजॉन्टल टेबल पे, तो उस होल में से पास कर रहा है स्ट्रिंग पास कर रही है, और जो m2 है वो वर्टिकल लाइन में मूव करता है ऐसे, और m1 जो है वो इस टेबल के ऊपर लाया कर रहा है, मूव कर रहा है, सॉरी, फ्री है टू मूव। ठीक है, तो ये मुझे सिचुएशन दी हुई है, और हमें कहा है ये हमारी प्रॉपर लेंथ जो है m1 और m2 तक जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ हमें l दी हुई है। ठीक है, ये हमें सिचुएशन दी है, यहाँ पे ओरिजिन हमने 0 0 0 कंसिडर किया।
अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखें, इनके क्या जाएंगे, तो m1 इज फ्री टू मूव ऑन हॉरिजॉन्टल जो है हमारे पास टेबल, तो इट इज कन्फाइंड टू मूव इन प्लेन, कौन सा प्लेन हो जाएगा, XY प्लेन। ठीक है, ये बात समझ में आती है, क्यों, क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो है टेबल है, टेबल किस प्लेन में है, यहाँ पे XY प्लेन में है, और जो Z वाली है एक्सिस वो क्या है, टेबल के परपेंडिकुलर जा रही है, और Z की डायरेक्शन में हमारे पास M2 है, और M1 इज कन्फाइंड टू मूव इन XY प्लेन, तो इसके कोऑर्डिनेट्स M1 के क्या जाएंगे हमारे पास, X1 Y1। ठीक है, और थर्ड वाला तो जीरो जाएगा हमारे पास। ऐसे ही M2 के क्या जाएंगे, X और Y तो नहीं है क्योंकि ये किस डायरेक्शन में है, Z में है, तो इसको मैंने Z2 ले लिया, क्योंकि ये 2 है, M2 मास है, तो इसके 2 के साथ लिखे, इसके हमने जो है 1 लिख दिया। तो हमारे पास क्या है, इक्वेशंस अब अगर हम बनाएं तो हमारे पास सबसे पहले उन्होंने पूछा है इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो देखो कंस्ट्रेंट्स, देखो पहले हमने दोनों मासेस की बात करनी है, पहले फर्स्ट मास हम ले लेते हैं m1 फॉर m1। ठीक है, तो फिर हम दोनों जो जो कंस्ट्रेंट्स अलग से निकालेंगे, फिर कंबाइन करके टोटल बता देंगे। ठीक है, तो m1 के ऊपर क्या कंस्ट्रेंट है कि ये फ्री है टू मूव ऑन दी प्लेन, प्लेन ऑफ और टेबल के ऊपर मूव करता है, और टेबल किस प्लेन में है, टेबल इज इन XY प्लेन, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन क्या है, Z1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई हमारी इस केस में, M1 के केस में। अब फॉर M2 क्या है हमारे पास, M1 जो है Z डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस केस में X2 0 जाएगा। देखो 2 वाला है, M2 है, तो इसमें सभी के साथ 2 लगा दिया, Y2 0 जाएगा। तो ये हो गए कंस्ट्रेंट। तो टोटल ये हो गए हमारे पास, एक तो M1 पे, दूसरा M2। थर्ड कंस्ट्रेंट हमारा क्या है कि लेंथ जो है हमारी इस रोप की जो लेंथ है वो L दी हुई है, मतलब वो कांस्टेंट है, राइट। M1 में अगर यहाँ पे बना दूं, सपोज M1 का कोऑर्डिनेट्स है X1 Y1 और 0, M2 के हमारे पास है 0 0 Z2, और टोटल लेंथ हमारे पास है L। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर लेंगे इक्वेशन एक। तो क्या आ जाएगी वो इक्वेशन, x1 माइनस 0 प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस आगे क्या चलेगा हमारे पास, 0 माइनस Z2 कर दे, चाहे उल्टा कर ले, क्योंकि है तो माइनस का भी, चाहे स्क्वायर है तो वो प्लस ही जाएगा, इक्वल्स टू L। टोटल लेंथ क्या है, L है। तो ये हमारे पास 3 कंस्ट्रेंट्स हैं, इसको चाहे आप इसे सॉल्व कर लो आगे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस जाएगा, प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल्स टू L। तो ये कितने कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास, तो हम देखें, फर्स्ट कंस्ट्रेंट, सेकंड है, थर्ड है, 4 नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स लगे हैं। तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ कंस्ट्रेंट है, और नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हमने फाइंड आउट किए हैं। अब सेकेंडली हमें पूछा जाता है कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम्स निकालो। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मुझे फॉर्मूला आता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला लिख दूंगी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर निकालनी है तो मुझे ये आना चाहिए 3n माइनस के मैंने निकाल लिया। n कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, m1 एंड m2, देयर आर 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। तो सारी चीज़ें मुझे पता है, 3 इंटू 2 माइनस के कितना आया है 4, तो ये क्या बन जाएगा 6 माइनस 4 2। तो 2 हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे। तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम। हमें एक सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है, द सिंपल पेंडुलम, थोड़ा सा हम लिख लें, द सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L and mass m, whose point of support P
uniformly move on a vertical circle in xy plane। आप साथ साथ समझो इसको, जो जो लिख रही हूं मैं। प्लेन ऑफ रेडियस, अगर आपको समझ आ जाए तो खुद से आप डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो। रेडियस ए, ठीक है, ये सिचुएशन है। और इसमें भी हमें कहा है एक तो इक्वेशंस निकालो ऑफ कंस्ट्रेंट की, दूसरा हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए बोला है। अब देखो हमने सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करनी है, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करने से ही हमें आधी सिचुएशन जो है क्लियर होती है। तो हमें एक सिंपल पेंडुलम दिया है, उसकी लेंथ है L और एंड मास जो है हमारे पास m है, whose point of support P uniformly move on a vertical circle। तो मुझे ये एक तो सर्कल चाहिए, किस प्लेन में चाहिए, XY प्लेन में। तो मैंने पहले तो XY प्लेन लिया है, इसमें हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये मेरे पास एक सर्कल है, ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर ही बनाए हम, अगर नहीं भी बनता तो हमें तो जस्ट एक आइडिया चाहिए, ठीक है। तो ये सर्कल है, राइट। सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है, a दिया है। रेडियस मेरे पास है a, ठीक। और हमें कहा है कि जो सिंपल पेंडुलम है वो उसका जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है या सपोर्ट पॉइंट है वो किस पे मूव करता है, सर्कल के ऊपर। तो इट मीन्स वो सस्पेंशन वाला पॉइंट यहाँ कहीं, सपोज किसी भी सर्कल के कहीं पे भी हो सकता है, तो वो सपोर्ट पॉइंट कहने का मतलब कहाँ पे है, सर्कल पे है और सर्कल पे मूव कर रहा है। तो कहीं यहाँ है सपोज, ठीक है। तो यहाँ तक का डिस्टेंस भी हम ले लें, ये भी क्या है, रेडियस तो कांस्टेंट ही जाएगा a, ठीक है। और यहाँ पे हमने सस्पेंशन की है, पेंडुलम है, तो पेंडुलम सपोज किसी इस पोजीशन पे है। पेंडुलम का मास, बॉब जो है उसका मास है m, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमारे पास P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज ले लिए x1 y1, जो मास m है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज x2 y2। और यहाँ पे हम इस एंगल को सपोज θ1 ले लेते हैं और इस एंगल को हम θ2 ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जो है डायग्राम बनानी होती है, फिर उसके बाद आगे के स्टेप्स हैं। तो अब फर्स्टली हमने निकालना है इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स निकालनी है। तो हम यहाँ पे कहेंगे सबसे पहली हमारी क्या इक्वेशन है, देखो ये प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी यही बन जाएगी, फर्स्ट कंस्ट्रेंट तो यही बन जाएगा, z1 क्या है, 0 है, ठीक है। इस P पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू, मतलब जहां पे हमारा स्पोर्ट पॉइंट है, स्पोर्ट P के लिए z1 तो हमारा क्या जाने वाला है, 0 है। अब हमें पता है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ स्पोर्ट, ये वाला पॉइंट और जो हमारा ओरिजिन है वो तो हमें पता है रेडियस है, ये तो फिक्स रहेगा, ये जो A है ये हमारा फिक्स रहेगा। P क्या है, स्पोर्ट पॉइंट है, और ये क्या है, 0 0 है, ओरिजिन है मेरे पास 0 0। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, और ये मुझे पता है फिक्स्ड है, रेडियस है A। तो यहाँ पे हम लगा दें फॉर्मूला, मेरे पास क्या चला जाएगा, ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से a स्क्वायर के बराबर। ये हो गया मेरा सेकंड कंस्ट्रेंट। अब हम मास m के ऊपर लगा लें कंस्ट्रेंट्स। मास m जो है इट इज ऑल्सो फ्री टू मूव इन एक्स वाई प्लेन, राइट। तो इस केस में भी क्या है, हमारे पास z2 क्या जाने वाला है, 0, क्योंकि ये किस प्लेन में मूव करता है, इट इज फ्री टू मूव इन एक्स वाई प्लेन। तो z2 हमारे पास क्या जाएगा, 0 जाएगा। फिर हमने कहा है कि जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है ना, जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द मास m एंड पॉइंट P, ये हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है लेंथ। लेंथ हमारे पास कितनी दी हुई है, ये वाली लेंथ है L। तो ये भी हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है। तो ये भी एक तरह का क्या है, कंस्ट्रेंट है हमारे पास। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला कंस्ट्रेंट आ जाएगा, फोर्थ वन इज, तो वो क्या है हमारे पास, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1,
m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और ये लेंथ हमें पता है फिक्स्ड है l। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू l। तो कितने कंस्ट्रेंट्स हो गए यहाँ पे? फर्स्ट कंस्ट्रेंट, सेकंड, थर्ड वन एंड फोर्थ। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस सिचुएशन, राइट। ये हो गई हमारी थर्ड प्रॉब्लम। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही, ये मैं सिर्फ एक आपको वर्बली बता देती हूँ कि पूछा क्या गया है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के केस में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। हमने डेफिनेशन कर ली है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की। हमें 4 ऑप्शन दी होंगी, हमें उनमें से सिलेक्ट करनी है कि कौन सी ऑप्शन ठीक है। तो वह मैं बोल के बताती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है generalized coordinates are minimum number of coordinates required to specify motion of dynamical system। तो सेकंड है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, फर्स्ट वाले में इंडिपेंडेंट नहीं लिखा था, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द मोशन ऑफ अ डायनामिकल सिस्टम। थर्ड है हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द मोशन ऑफ अ डायनामिकल सिस्टम विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो थर्ड ऑप्शन में कहा है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बाकी सारी सिचुएशंस तीनों में सेम है। फोर्थ में कहा है generalized coordinates are minimum number of independent coordinates which specify the motion of dynamical system completely and must be equal to degree of freedom। तो अभी तक हमने यही बताया है कि generalized coordinates degree of freedom के बराबर होते हैं और may not नहीं हो सकता, it must be equal। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे पास जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होते हैं। ये हमें पता है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ठीक है। तो ये क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं जो क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं मोशन ऑफ अ डायनामिकल सिस्टम, मोशन ऑफ डायनामिकल सिस्टम है। और ये हमें पता है मस्ट बी इक्वल टू जनरलाइज्ड नहीं, मस्ट बी इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो ये वाली ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन थी, ठीक है। तो ये हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, if the number of degree of freedom, if the number of degree of freedom is equal to number of constraint equation, then the number of constraint equations can be number of constraint equation can be options है A 1 2 3, B है 2 4 6 8, 3 है 3 6 9 12 और D ऑप्शन है 4 8 12। तो अब देखो इसमें हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे जो है
नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की है, तो हम यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसे मैं इरेज करके यहीं पे कर दूं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला मेरे पास क्या है, वो है हमारे पास डी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 3n माइनस के, ये फॉर्मूला मुझे पता है। अब देखो क्या कहा है, इफ द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर दी है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो डी की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को किसके बराबर कहा हुआ है, के बराबर है। देन द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट क्या हो जाएंगे, तो ये तो सिंपल है, डी की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, के पुट कर दोगे, 3n माइनस के हो जाएगा। 3n मेरे पास क्या आ जाएगा, 2k के बराबर आ जाएगा यहाँ पे। तो अब हम कहेंगे कि n हमारे पास क्या है, n एक क्या है, इंटीजर है। अगर n इंटीजर है तो k हमारे पास क्या है, अगर n की वैल्यू इंटीजर जाती है तो k हमारे पास क्या होना चाहिए, मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी करेक्ट जाएगी, जो डिविजिबल बाय सी है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिक्स्थ प्रॉब्लम। अब जो हम आगे करेंगे, प्रॉब्लम है हमारे पास विच ऑफ दी, ये भी हमारा मैं बोलूँगी क्वेश्चन क्या है, आप उसका आंसर देखोगे क्या आने वाला है। स्टेटमेंट बोलती हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होलोनोमिक कंस्ट्रेंट, कि नीचे दिए गए जो भी हमें सिचुएशंस दी गई हैं उनमें से कौन सी नॉट अ होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है। ठीक है, तो वो सिचुएशंस क्या है हमारे पास, ए है एक सिंपल पेंडुलम दिया है। ठीक है, बी दिया है पार्टिकल कंस्ट्रेंट टू मूव इन अ कोन, कोन में पार्टिकल मूव करता है, एंगल अल्फा बनाता है, वर्टिकल एक्सिस जेड एक्सिस के साथ। ठीक है, पार्टिकल जो है कंस्ट्रेंट टू मूव इन कोन। सी है मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है, ट्रैप्ड इन अ क्यूबिकल बॉक्स में, क्यूबिकल बॉक्स में ट्रैप्ड है। फोर्थ है हमारे पास आ बीड कंस्ट्रेंट टू मूव इन अ वर्टिकल, रिंग में मूव कर रहा है इन अ फिक्स्ड प्लेन। तो इनमें से हमने बताना है कि होलोनोमिक कंस्ट्रेंट कौन सी ऑप्शन जो आएगी। तो हम देखें, सिंपल पेंडुलम के केस में हमें पता है, सिंपल पेंडुलम में हमें पता है अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में लेके भी चलें तो आर मेरे पास ए के बराबर जाता है। ए हमारे पास क्या होता है, लेंथ हो जाएगी अगर रोप की अगर हम लेके चलें। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस में है, इक्वालिटी आ गई। तो इक्वालिटी के केस में हमने क्या बोला है कि हमारे पास आंसर होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं। सेकंड मैंने बोला है यहाँ पे कोन वाली इक्वेशंस अभी हमने सॉल्व की है। कोन वाली इक्वेशन आपको लास्ट में आपने देखी है, थीटा अल्फा के बराबर है, यहाँ पे भी इक्वालिटी आ गई, मतलब इक्वल टू का साइन आ गया, इन इक्वालिटीज नहीं है। थर्ड केस है हमारे पास, मॉलिक्यूल जो है क्यूबिकल बॉक्स में है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में है, क्यूबिकल बॉक्स की हमें पता है डायमेंशंस दी हैं ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि देखो पार्टिकल ये तो नहीं है कि अगर एक क्यूब में है सपोज कोई भी पार्टिकल, ए पार्टिकल है, इट इज फ्री टू मूव इन दिस पार्टिकल ऑफ मास m इन ऑल डायरेक्शंस, और वो पार्टिकल कहीं पे भी जा सकता है, मतलब इससे बाहर नहीं जा सकता, पर इसकी साइड सपोज a है पर वो इसमें तो कहीं पे भी मूव कर सकता है, तो इनइक्वालिटीज आ जाएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये भी a है क्योंकि क्यूब है,
तो इनइक्वालिटीज आ गई, तो इट मीन्स ये हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट नहीं है। तो फोर्थ को तो क्या डिस्कस करना, हमें यहीं से पता चल गया, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद सेवेंथ है हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमें दिया है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है कुछ। विच वन इज नॉट अ नॉन हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट। अब हमें बताना है कि नॉन हॉलोनॉमिक कौन सा नहीं है। चार ऑप्शंस हैं। अ मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल ट्रैप्ड इन क्यूबिकल बॉक्स, ये तो है, हमने अभी बताया। द मूवमेंट ऑफ बोथ पॉइंट्स ऑफ ज्योमेट्रिकल कंपास कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन द पेपर। पार्टिकल थर्ड है, पार्टिकल कंस्ट्रेंट टू मूव इन इनर वॉल ऑफ कोन हु सरफेस मेक्स एंगल अल्फा विद वर्टिकल एक्सिस। तो ये तो हमें देख के क्लियर हो गया कि अभी हमने की भी है प्रॉब्लम कि कोन के अंदर अगर मूव कर रहा है कोई पार्टिकल कन्फाइंड टू मूव इन द इनर वॉल ऑफ कोन, तो वहां पे हमारा ऑप्शन था थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया, तो ये नॉन हॉलोनोमिक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, कोन वाली जो आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अब एट्थ क्वेश्चन देखें। एट्थ क्वेश्चन है हमारे पास, थ्री बीड्स ऑफ सेम मास m three beads of same mass m are connected with spring constant k है. All the beads are constrained to move on ring which is rotating. All the beads are constrained to move on a ring which is rotating about one of its diameter with constant angular velocity ओमेगा के साथ, और उसका रेडियस है a, देन फाइंड द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे डायग्राम कैसी जाएगी, हम रिंग एक लेके चलेंगे। सपोज ये हमारे पास रिंग है, रिंग के साथ हमारे पास तीन बीट्स कनेक्टेड हैं। एक सपोज यहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो वो कैसे कनेक्टेड होंगे, हमने स्प्रिंग्स के हेल्प से कनेक्ट किए हैं ऐसे। ठीक है, और फिर क्या कहा है, कंस्ट्रेन ऑल द बीट्स आर कंस्ट्रेन टू मूव इन अ रिंग। रिंग जो है वो रोटेट कर रही है अबाउट इट्स डायामीटर विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास है, हमारे पास सपोज ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है हमारे पास। यहाँ पे मासेस m के बीट्स लगे हुए हैं। अब हमने इस केस में क्या फाइंड आउट करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना है। और हमें पता है इस रिंग का रेडियस हमें दिया हुआ है, वो हमारे पास r अगर है, तो हम यहाँ पे रेडियस हमें a दिया है। ठीक है, रेडियस हर केस में हमें a दिया है। हम अगर फॉर a कंसिडर करें, फॉर फर्स्ट बीट a, हमारे पास आर ए थीटा ए, देखो कुछ भी नहीं हमें गिवन, फाई ए के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो सिर्फ मुझे आर ए पता है। आर ए मुझे कितना दिया हुआ है, ए के बराबर, क्योंकि रेडियस तो कांस्टेंट जाने वाला है। सिमिलरली फॉर बी, बी के लिए भी मुझे आर बी पता है, थीटा भी मुझे नहीं पता, फाई बी भी मुझे नहीं पता। आर बी कितना है ये भी मुझे पता है, ए रिंग का रेडियस तो ए ही जाने वाला है, सी में भी यही है। आर सी मुझे पता है, थीटा सी नहीं पता, फाई सी भी नहीं पता, आर सी कितना है ए। तो यहाँ से मुझे पता चला कि कितने कंस्ट्रेंट हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीन कंस्ट्रेंट लगे।
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 3n-k। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए हैं, 3 पार्टिकल हैं, तो क्या आ जाएगा 3 × 3 - 3, तो ये मेरे पास जाएगा 9 - 3 = 6। तो ऑप्शंस मुझे दी हुई थी यहाँ पे, ए ऑप्शन थी 3, बी ऑप्शन थी 6, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 4। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स निकाल लेने हैं। नेक्स्ट केस है हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर हम कंसिडर करें, हमारे पास है कंसिडर 2 सिस्टम्स इन विच सिस्टम ए कंसिस्ट ऑफ 2 मासेस। तो मैं लिख लूं यहाँ पे, थोड़ा सा आपको भी क्लियर हो जाए क्या है। कंसिडर 2 systems in which A consists of 2 masses attached with rigid rod, while B system consists of 2 masses attached with ideal spring attached, ये गलत हो गया, attached with ideal spring। ठीक है, अब दोनों केसेस में हमने निकालने हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिस्टम ए में क्या दिया है, 2 मासेस हैं रिजिड सब रॉड के साथ, ये हमने अटैच किए हैं। सिस्टम बी है, दोनों को हमने आइडियल स्प्रिंग के साथ अटैच किया है, ये M1 है, ये M2 है। दोनों केसेस में मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने हैं। ऑप्शंस हैं 3 3, 4 4, 3 4, 4 3। तो अब देखो इस केस में हमारे पास क्या है। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे फर्स्ट केस अगर लेके चलें, तो फर्स्ट केस में अगर हम लेके चलें, सिस्टम जो है हमारे पास फॉर सिस्टम ए सिस्टम के लिए हमें पहले तो n कितना दिया है 2। अब देखो हमें पता है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n - k है, n तो पता है, k निकालना है। k के लिए कंस्ट्रेंट्स के लिए इक्वेशंस देखें क्या आ जाएंगी हमारे पास। तो ये जो है हमारे पास, हम कहेंगे कि Z1 भी 0 है हमारे पास फर्स्ट केस में, क्योंकि ये सिस्टम है। सिस्टम जो है कोई भी रॉड है, वो हम एक प्लेन में अगर कंसिडर करके चलें तो हमारे पास Z1 0 जाएगा एंड Z2 भी क्या है 0 जाएगा फर्स्ट सिस्टम के लिए। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास x2 y2 है। क्योंकि ये जो है रिजिड जो भी हमें दिया हुआ है ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो सिस्टम जो है हमारे पास एक प्लेन में मूव करता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे ये दिया भी हुआ है हमें, assuming system is in plane, system are in प्लेन, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमें पता है प्लेन में है, तो हम यहाँ पे z की टर्म को 0 ले चलेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे लेंथ कितनी है फिक्स्ड है
वो सपोज यहाँ पे मैंने ए ली है लेंथ, ये क्या है, फिक्स्ड है रॉड की लेंथ, तो मेरे पास आ जाएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a। तो ये हो गया फर्स्ट कंस्ट्रेंट, सेकंड कंस्ट्रेंट, थर्ड कंस्ट्रेंट, 3 कंस्ट्रेंट आ गए। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी, 3 इंटू एन कितना है, 2 पार्टिकल हैं, हमारे पास कंस्ट्रेंट कितने हैं, 3, तो ये मेरे पास 6 माइनस 3, आंसर आ जाएगा 3। सेकंड केस में हमारे पास क्या है, सेकंड केस है हमारे पास सिस्टम बी में Z1 फिर से 0 है, Z2 फिर से 0 है। थर्ड कोई भी हम यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग जो है उसकी कांस्टेंट लेंथ तो नहीं जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट ये है, सेकंड ये है, 2 कंस्ट्रेंट हो गए, पार्टिकल अगेन 2 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास क्या चले जाएंगे, यहाँ पे ये 2 आ जाएंगे कंस्ट्रेंट, 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4 जाएगा। तो आंसर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, आई होप आप बोर नहीं हुए, क्योंकि देखो ये क्वेश्चंस हैं, ये आपके यूजीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ऐसे ही क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ भी आ रहा है और आप बोर भी नहीं हो रहे होगे, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है चीज़ें, अगर एक बार आपके हाथ पे आ जाएंगी तो आपको ये इजी लगेंगी। तो देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें x और y दिए हुए हैं। x है हमारे पास x1 प्लस a cos थीटा, y मुझे दिया है a sin थीटा और z मुझे दिया है 0। फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर v, ये बहुत इजी जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर, तभी मैंने एक और सिचुएशन वाला क्वेश्चन उठाया है, सीधे सेम से करके आप बोर हो जाओगे, तो ये थोड़ी सी वैरायटी आ गई। वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर है एज फंक्शन ऑफ x1 एंड थीटा। तो हमें अब ऑप्शंस दिए हुए हैं, a x1 डॉट माइनस a थीटा 1 डॉट साइन थीटा, आई कैप प्लस a थीटा डॉट, चलो ऑप्शंस चाहे ना भी लिखे, हम आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो आंसर लिखते हैं, अब क्या आ जाएगा, तो वेलोसिटी वेक्टर देखो v वेक्टर निकालना है हमें, तो v वेक्टर मुझे पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dr वेक्टर बाय dt। तो अगेन जो मैं कल आपको करा रही थी कल वाले टॉपिक में, तो वहाँ पे यही निकालना सीख रहे थे हम। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, r वेक्टर लिखना है। तो r वेक्टर मेरे पास क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। तो r वेक्टर यहाँ पे क्या है, x कितना है, x1 प्लस a cos थीटा, i कैप, y है a sin थीटा j कैप, z तो 0 है, तो ये 0 की कैप लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो हमें u1 कितना दिया हुआ है, किन किन वेरिएबल्स की बात की है, u1 मेरे पास क्या है, x है, x1 है सॉरी, u2 मेरे पास क्या है, थीटा है, और u3 तो मेरे पास क्या है, u3 मेरे पास 0 है। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 जो है हम कहें कि पैरामीटर्स जिनकी फॉर्म में, वेरिएबल्स की फॉर्म में हमने डेरिवेटिव लेना है। अब डी आर वेक्टर देखो क्या आ जाएगा, इन तीनों के विद रिस्पेक्ट टू जाएंगे हम, करली आर वेक्टर बाय करली एक्स 1 डी एक्स 1 प्लस करली आर वेक्टर बाय करली, क्योंकि तीनों पे डिपेंडेंट है ना, तो करली आर वेक्टर बाय करली वाई, नहीं सॉरी ये क्या है, थीटा है। तो ये मैंने इससे पीछे वाली वीडियो में क्लियर किया हुआ है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों ली है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियोस, तो आप वो देख के इसे क्लियर कर लो, ताकि आपको ये डाउट ना रहे। थर्ड वाला तो 0 है, तो ये हम नहीं लेके चलेंगे। अब देखो करली आर वेक्टर बाय करली x1 क्या जाएगा, अब हम यहाँ से देखें, x1 के विद रिस्पेक्ट टू जाना है, तो x1 इसी में है, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो वो हमारे पास जाएगा
करली r बाय करली x1 है हमारे पास, तो ये आप लेके चलोगे, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास आ जाएगा dx1 के बराबर है ना, यहाँ से देख लें dx1 है, उसके साथ क्या है i कैप है, बाकी तो ज़ीरो जाएंगे है ना। तो ये था फर्स्ट। सेकंड है हमारे पास करली r बाय करली थीटा। अब इसे देखते हैं क्या आ जाएगा, इसमें भी है और इसमें भी है। फर्स्ट में आ जाएगा माइनस a साइन थीटा, ठीक है, साथ में i कैप है, प्लस a कॉस थीटा, साथ में क्या है j कैप है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, dr वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, dx1 i कैप माइनस ये आ जाएगा a साइन थीटा, साथ में क्या है d थीटा, फिर आप यहाँ पे i कैप लगा दोगे, प्लस a कॉस थीटा d थीटा, साथ में क्या आ जाएगा j कैप। ये आ गया dr वेक्टर। अब आगे देखो, अब बाय dt करना है क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है हमें, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, dr वेक्टर बाय dt कर दोगे, वो क्या आ जाएगा हमारे पास dx1 बाय dt, क्या लिख दोगे x1 डॉट, ठीक है, साथ में क्या है i कैप है, माइनस a साइन थीटा, डी थीटा बाय डी टी क्या आ जाएगा थीटा डॉट, साथ में क्या है जे कैप है, प्लस a कॉस थीटा, डी थीटा बाय डी टी क्या आ जाएगा थीटा डॉट जे कैप, ठीक है। यहाँ पे आई कैप था है ना, ये आई कैप है, तो यहाँ पे आई कैप है। अब आई कैप वाली टर्म्स अलग कर ले, x1 डॉट माइनस ए, इसे भी रीअरेंज करें, थीटा डॉट साइन थीटा आई कैप प्लस ए थीटा डॉट कॉस थीटा जी कैप। ये हमारी आ गई वेलोसिटी v वेक्टर। तो ये हमारी ऑप्शन होगी, तीनों चार ऑप्शंस दी होंगी, तो ये वाली करेक्ट ऑप्शन जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, हमने 10 प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो बेस्ड होंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो मुझे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखो, ताकि आपको क्या है जो पेपर जब आपने देना है तब आपके ये चीज़ें जो है टिप्स पे हो। तो थैंक्स वंस अगेन।